नमस्कार। स्वागत है आपका एक ऐसे आयोजन में जिसका आपसे संबंध तो है, लेकिन हमेशा एक संशय की स्थिति बनी रहती है। मैं बात कर रहा हूं रेल पथ की। मास्टर्स क्लास में आज का विषय है रेल पथ व ट्रैक मेजरमेंट। हमारे साथ जुड़े हैं श्री विनय सक्सेना जी, जो मूलतः कैरेज एंड वैगन के इंजीनियर हैं। रेलवे में कई पदों पे काम किया है और उनके पास विद्यार्थियों को समझाने का एक अच्छा और लंबा अनुभव है। मैं स्वागत करता हूं श्री विनय सक्सेना जी का। वे अपने ज्ञान का हमारे साथ साझा करें और हमें उपकृत करें। धन्यवाद श्री विनय सक्सेना जी। धन्यवाद अक्षय जी। नमस्कार साथियों, आज हम एक्सीडेंट साइट पर जो ट्रैक रीडिंग ली जाती है, ट्रैक मेजरमेंट के बारे में चर्चा करें। अक्सर ऐसा होता है जब गाड़ी का ड्रिलमेंट होता है तो हमको अपने चक्कों के डाया, सेंटर पिवट, क्लियरेंसेस, इसके बारे में तो बहुत अच्छी तरह से नॉलेज होती है, लेकिन रेल पथ के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। मेरे पास एक रेलवे ट्रैक है, का मॉडल है और मैं आपको इसको दिखाना चाहता हूं। जो हमारा रेल का चक्का है उसके फ्लेंजेज इसके बीच में चलते हैं, और जब कभी भी ये फ्लेंज रेल हेड पे चढ़ता है तो ड्रिलमेंट होगा, और जब रेल हेड पे चढ़ेगा तो उतरेगा भी। मान लिया ये यहां पे चढ़ा तो यहां पे उतरेगा भी। अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी तो जल्दी चढ़ेगा, जल्दी उतर जाएगा। अगर गाड़ी की स्पीड कम होगी तो मान लिया यहां चढ़ा और यूं, और जब वो फ्लेंज जब कहीं पर गिरेगा तो निशान छोड़ेगा। ऐसे ही जब वो रेल हेड पे चढ़ेगा तो वो निशान छोड़ेगा रेल हेड पे, है ना। यहां पर हमारा फ्लेंज रेल हेड पे चढ़ता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ माउंट। और रेल टेबल पे या रेल हेड पे चढ़ते हुए जहां पर वो उतरता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ ड्रॉप। किसी भी एक्सीडेंट साइट पर जब हम पहुंचते हैं तो हम सबसे पहले पॉइंट ऑफ माउंट या पॉइंट ऑफ ड्रॉप देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक्सीडेंट साइट पर जब पहुंचते हैं तो ड्रिलमेंट का पॉज पता करने के लिए हम क्या देखते हैं कि पॉइंट ऑफ माउंट कहां पे है और पॉइंट ऑफ ड्रॉप कहां पे। कभी तो ऐसा होता है कि हमें पॉइंट ऑफ माउंट मिलता है तो हम पीओ बोलते हैं, और कभी ऐसा होता है कि हमको पॉइंट ऑफ ड्रॉप मिलता है, और कभी दोनों मिलते हैं। और किसी केस में जब गाड़ी उछलती है तो ना हमको पॉइंट ऑफ माउंट मिलेगा और ना ही पॉइंट ऑफ ड्रॉप मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा। पॉइंट ऑफ माउंट से जिस डायरेक्शन में गाड़ी आ रही है, उससे
पॉइंट ऑफ माउंट से 90 मीटर रियर हमको ट्रैक रीडिंग लेनी होती है और 45 मीटर अहेड। अगर पॉइंट ऑफ माउंट नहीं है तो पॉइंट ऑफ ड्रॉप से लेंगे। अगर आपको वहां पर पॉइंट ऑफ माउंट नहीं मिला, जैसे मैंने बताया आपको, कभी तो हमको यहाँ पे क्या निशान मिलते हैं, कभी तो फ्लैंक के चढ़ने के निशान मिलते हैं, कभी उतरने के निशान मिलते हैं, कभी दोनों मिलते हैं और कभी कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ स्लीपर वगैरह में मार्क्स मिलते हैं जब गाड़ी उछलती है। तो अगर पॉइंट ऑफ माउंट मिला तो पॉइंट ऑफ माउंट से, अगर पॉइंट ऑफ माउंट और पॉइंट ऑफ ड्रॉप दोनों मिला तो पॉइंट ऑफ माउंट से, अगर सिर्फ पॉइंट ऑफ ड्रॉप मिला तो पॉइंट ऑफ ड्रॉप से, और अगर गाड़ी उछली है तो हम धागा रख के, स्लीपर पे जो निशान आ रहे हैं, कहीं पे भी निशान आ रहे हैं, उससे हम लगाएंगे कि हमारा चक्का कैसे हुआ, तो धागा रख के हम एंटीसिपेटेड पॉइंट ऑफ माउंट ढूंढ सकते हैं और वहां से हम 90 मीटर रियर और 45 मीटर अहेड ट्रैक की रीडिंग लेते हैं। ठीक, ये ट्रैक की रीडिंग क्या होती है? ये ट्रैक की रीडिंग क्या होती है? इसमें 135 मीटर में 90 और 45, 135 मीटर में आपको सब कुछ देखना होता है। जो और साथियों के साथ आप LI, TI, CLI या कोई सिग्नल वाला होगा, उसके साथ जो आप ज्वाइंट स्केच बनाते हो एक्सीडेंट साइड पर या रफ स्केच बनाते हो, उसमें ये 135 मीटर में मिलने वाले सभी क्लूज को आपको देखना है। इस 135 मीटर ट्रैक का आपको बहुत सूक्ष्मता से पूरा इंस्पेक्शन करना है और जो कमी भी मिलती है आपको उसमें देखनी। अब मैंने आपसे बात करी, जहां से भी हम रीडिंग ले रहे हैं, पॉइंट ऑफ माउंट ले रहे हैं, पॉइंट ऑफ ड्रॉप से ले रहे हैं, तो उसके जहां पे गाड़ी गिरी है उसके आसपास का एरिया ही जो ट्रैक है ना, तो उसके आसपास जो हम रीडिंग लेते हैं वो लेते हैं 1-1 मीटर, या 1-1 मीटर लेते हैं या स्लीपर टू स्लीपर लेते हैं 10 मीटर तक, इधर 10 मीटर और इधर 10 मीटर, इधर 10 मीटर या इधर 10 मीटर। हम रीडिंग कैसे लेते हैं? 1-1 मीटर और बाकी में 3-3 मीटर। अगर 1-1 रीडिंग की 1-1 मीटर की रीडिंग में आपको लगता है कि रीडिंग सही नहीं आ रही है, जो एक्चुअल कॉज है वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप स्लीपर टू स्लीपर भी ले सकते हो। ठीक है, रीडिंग हम बात कर रहे हैं, रीडिंग किस चीज की रीडिंग ले? ट्रैक में किस चीज की रीडिंग ली जाती है? गेज और क्रॉस लेवल। मेन जो है वो एक है गेज और दूसरा है क्रॉस लेवल। गेज, गेज मतलब ये गेज फेस, ये रेल हेड का गेज फेस कहलाता है, ये वाला अंदर वाला, ये कहलाता है फील्ड फेस। ये रेल है, इसका ये फेस, ये कहलाता है आपका गेज फेस, और इधर कहलाता है फील्ड फेस। इधर कहलाता है फील्ड फेस, ये गेज फेस। दोनों गेज फेसेस के, ट्रैक के दोनों गेज फेसेस के बीच की दूरी को हम गेज कहते हैं, जो कि आपको मालूम है ब्रॉड गेज में 1600। ठीक, दूसरी रीडिंग अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, क्रॉस लेवल। क्रॉस लेवल का मतलब होता है कि इन दोनों रेल का लेवल, इन दोनों रेल का लेवल लेने के लिए हमको यहाँ पर किसी ना किसी चीज को रखना पड़ेगा।
कोई लेवलिंग किसी चीज को रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको लेवल नापने और स्पिरिट लेवल रखना पड़ेगा उसके ऊपर। तो एक जो आम गैंगमैन होता है या जमादार होता है, उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम होता है CGLI, कंबाइंड गेज कम लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। कंबाइंड गेज कम लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट जो गेज को भी नापता है और ट्रैक के लेवल को भी नापता है। ट्रैक के बारे में जानिए। हमने देखा है रोज पार करते हैं अपन ट्रैक, अलग अलग तरह के स्लीपर देखे हैं, बहुत सारी ERC देखी है, ठीक है। तो रूट A क्लास, B क्लास, C क्लास रूट, एक छोटा सा और पॉइंट है, उसको अपन पहले देखेंगे, उसके बाद अपन और आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। ये शेयर किया हुआ ना, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे रूट्स। यहां पर 160 की स्पीड है, यहां पर 160 की स्पीड है, और आजकल तो क्या चल रही है, ट्रेन 18 चल रही है, दिल्ली से कटरा तक, दिल्ली से बनारस तक, वहां 160 से ऊपर की भी स्पीड है। तो जहां 160 या ऊपर की स्पीड है, उस रूट को हम A क्लास रूट कहते हैं। यहाँ 130 की स्पीड है जो हमारी वाली है, दिल्ली अहमदाबाद, ये B क्लास। जितना भी सवर्न एरिया है, चाहे मुंबई का हो, चाहे दिल्ली गाजियाबाद का हो, चाहे चेन्नई का हो, ये सब C क्लास रूट के अंतर्गत है। और जहां पर 110 की स्पीड है, वो D क्लास। अब E स्पेशल और E, ये सब रूट हट गए। अब ABCD सिर्फ 4 तरह के रूट है, ठीक है। ट्रक स्ट्रक्चर, कहीं पे भी अपने को ट्रक डालनी है, कहीं भी अपने को ट्रक डालनी है, तो असमतल जगह है, पहले हम एक फॉर्मेशन बनाएंगे। क्यों? हमें ट्रक में कुशनिंग इफेक्ट चाहिए। जब तक नीचे हार्ड लेयर नहीं होगी, तो सबसे पहले हम एक फॉर्मेशन बनाते हैं। फॉर्मेशन जो हार्ड बनाते हैं, उसके बाद हम उसको कुशनिंग के लिए उसके ऊपर एक ब्लास्ट, तो ये क्या है, इस ब्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, कुशन ब्लास्ट। ठीक, स्लीपर रखने के बाद फिर हम इसमें ब्लास्ट डाल देते हैं। और इस ब्लास्ट को हमने नाम क्या दिया, फिर ब्लास्ट। ठीक, इसके अलावा एक ब्लास्ट और होती है। हमने ये स्लीपर आपस में कहीं घिसके मिले नहीं, आपस में तो बीच में बंधी, कुशनिंग इफेक्ट ने नीचे बंधी, लेकिन ये साइड में भी नहीं घिसके। तो ये हमारी वो है, ये स्लीपर पीछे हुए हैं, इसके साइड में दबाते हुए हम इधर एक हीप बनाते हैं, ऐसे। 305, ये 305 mm का शोल्डर बनाते हुए हम एक, ताकि ये हमारा स्लीपर लेटरली नहीं खिसके, हम 305 mm का एक ही बनाते हुए शोल्डर बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं शोल्डर बनाना। ठीक, इसके बाद आपको मालूम है, यहाँ पर इसके ऊपर ट्रैक डालते हैं, और
प्लेट डालते हैं और ये हमारी यहाँ पे पेंडोर प्लेट लगा। गर्मी के मौसम में हमारी रेल फैलेगी अथवा सिकुड़ेगी तो हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? यहां पर निशान आ जाते हैं शिफ्टिंग के। अगर कीमैन या जो गैंग है वो अगर उसको अवॉइड करती है उस एक्सपेंशन को या श्रिंकेज को, तो क्या हो जाएगा? आगे होके रेल शिफ्ट हो सकती है। ठीक है ना? ये जो फॉर्मेशन होता है उसका क्या काम है? डिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ ट्रेन ट्रैक एंड बैलास्ट ओवर नेचुरल ग्राउंड। अगर ड्रेनेज बढ़िया नहीं होगा, पानी भर जाएगा, तो क्या होगा? नीचे की कुशन बैलास्ट बह जाएगी। जब कुशन बैलास्ट बह जाएगी तो क्लिप बैलास्ट नीचे चली जाएगी और कुल मिलाकर ब्रीचेज हो जाएंगे। ये फॉर्मेशन के बारे में बताया है। अगर फॉर्मेशन हमने सही नहीं बनाई तो क्या होगा? क्लिप बैलास्ट क्या होती है मैंने आपको बता दिया। शोल्डर बैलास्ट क्या होती है? क्लिप बैलास्ट इसलिए कि लॉन्गिट्यूडनली शोल्डर शिफ्ट नहीं हो, और शोल्डर बैलास्ट इसलिए कि लेटरली ये हमारे स्लीपर शिफ्ट नहीं हो। फंक्शन ऑफ बैलास्ट। सभी साथी लोगों से निवेदन है, कृपया डेप्थ ऑफ बैलास्ट। जो कभी कभी क्या होता है एक्सीडेंट, चलो एक्सीडेंट साइड की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ स्लीपर देखें। ये सब वो फोटो हैं जो आप रोज ट्रैक पे देखते हो। कंक्रीट स्लीपर ये वाला, ये सबसे ज्यादा अपन देखते हैं तो यही देखते हैं। ये आपके मेट्रो वगैरह में ये ब्लॉक सिस्टम वाले लगे रहते हैं, ये रबर पैड लगे रहते हैं। ये ERC है जिससे रेल स्लीपर में ज्वाइंट रहती है, ये शिफ्ट हो जाती है, मिसिंग होती है। अगर 135 मीटर में कहीं पर शिफ्ट है, कहीं पर टूटी हुई है, कहीं पर मिसिंग है, ठीक है, तो आपको उसमें लिखना है इस किलोमीटर के इस स्लीपर की ये मिसिंग थी। अच्छा, अब एक चीज और रह गई। आपने देखा होगा लिखा रहता है एक रेल की लंबाई होती है 13 मीटर। तो रेल आती है उसकी लंबाई होती है 13 मीटर, और 13 मीटर की रेल को हम जोड़ के उसमें हम फिश प्लेट लगा के, जब 13 मीटर बाद हम फिश प्लेट लगा देते हैं तो ऐसी ट्रैक को हम बोलते हैं फिश प्लेटेड ट्रैक। जब थर्मिट वेल्डिंग से हम 13 मीटर की दो रेलों को आपस में जोड़ लेते हैं, 3 रेलों को, मतलब जब हम 39 मीटर के बाद हम 39 मीटर के बाद फिश प्लेट लगाते हैं तो हम उसको बोलते हैं SW, शॉर्ट वेल्डेड। जब हम 250 मीटर के बाद
लॉन्ग बेल्टेड। जब हमारे 250 मीटर के बाद फिश प्लेट आती है तो हम उसको बोलते हैं एडब्ल्यू। और जब पूरा सेक्शन मतलब ब्लॉक सेक्शन एक ही रेल का बना होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, CWR। ब्लॉक सेक्शन का मतलब एक स्टेशन के आउटर से दूसरे स्टेशन के डिस्टेंस, ठीक है। कंट्रास्ट वेल्डेड, कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल, ठीक। पता नहीं अच्छे आवाज आ रही है क्या? आ रही है अच्छे सर। आ रही है, आ रही आ है, रही है ना? आ रही है। अच्छा आ रही है सर। अब एक चीज और है, स्लीपर डेंसिटी। स्लीपर डेंसिटी 13 मीटर की रेल है, 13 मीटर की रेल है। अगर तेरह मीटर की रेल में अगर N+7 लिखा हुआ है, इसका मतलब है एक रेल के नीचे 20 स्लीपर लगे, 13+7, ठीक है। N+10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 13 मीटर के उसके अंदर 23 स्लीपर लगे। ये सिस्टम पहले चलता था जबकि SWR होता था। आजकल ये सिस्टम नहीं है। आजकल जो सिस्टम है वो GMT पे निर्भर करता है। ये मैंने स्लाइड शेयर करी है। A क्लास रूट पे, B क्लास रूट पे, C पे और D पे अगर आपका ग्रॉस मिलियन टन पर ईयर 20 से ज्यादा है तो आप 1660 1 किलोमीटर में स्लीपर लगाओगे, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1660 स्लीपर लगाओगे, ग्रॉस मिलियन टन। अब आप कहोगे ये कैसे निकाले हम, इसी रूट का ग्रॉस मिलियन टन कैसे निकाल सकते हैं? आपको मालूम होता है, डार्ट लिखता है ना अक्सर लोड 1/45/4560, ठीक। अब आप देखो उस रूट पे कितनी गाड़ियां गई, 8 घंटे में कितनी गई, 24 घंटे में कितनी गई, 1 महीने में कितनी गई और फिर साल भर में कितनी गई, उसका पूरा टनेज आप रिकॉर्ड कर लो, वो आपका एनुअल GMT रहेगा। ठीक, समझ में आ गया GMT क्या होता है? उसी हिसाब से नंबर ऑफ स्लीपर डाले जाते हैं। अगर 10 से 20 GMT है तो सिर्फ एक क्लास रूट नहीं, 10 से 20 है तो अब तो ABCD 4 ही रूट रह गए तो सब में 1660 रहेगा, A और B कंबाइंड है। अगर 10 GMT से कम है तो सिर्फ एक क्लास रूट में 1660 रहेगा और बाकी में 1540 रहेगा। लूप लाइंस में 1340 स्लीपर होते हैं। ये पावर पॉइंट जो है ये आपको शेयर कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ स्लीपर 1 किलोमीटर में हाँ। और कोई क्वेश्चन है? अभी तक इतना आपको बताया, समझ में आ रहा है ना कितने स्लीपर होंगे, शॉर्ट वेल्डेड रेल क्या होती है, लॉन्ग वेल्डेड रेल क्या होती है, कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल क्या होती है, फिर प्लेटेड ट्रैक क्या होती है, ठीक। अब एक चीज और, ये दो रेलें आपस में जोड़ी गई, ये दो रेलें आपस में जोड़ी गई तो ये ऊपर नीचे भी हो सकती है। जोड़ी गई थर्मल बेंडिंग से जोड़ी जाए चाहे फिन प्लेट से जोड़ी जाए तो ये ऊपर नीचे हो सकती
अगर ज्वाइंट पर ऊपर नीचे है तो हम इसको बोलते हैं लो ज्वाइंट। अगर बिना ज्वाइंट के कहीं पर रेल नीची है कहीं पर ऊंची है तो उसको हम बोलते हैं अनइवननेस। ठीक, अगर दो रेलें ऐसी जुड़ी हो कि वो आगे पीछे हो, ये तो होता है ऊपर नीचे है आगे पीछे, तो हम क्या कहते हैं ट्रैक का अलाइनमेंट आउट है। इनकी आपस में परमिसिबल लिमिट है। ठीक है, वो भी आपको चर्चा करेंगे। अलाइनमेंट क्या होता है, अनइवननेस क्या होती है और लो ज्वाइंट क्या होता है। मेरे ख्याल समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो बोलो। देखो, रिफ्रेशर का मतलब होता है कि आपको सीख के जाओ। आप छोटे से छोटे स्टेशन पे हो गए थे ना, इवन वर्कशॉप वालों के लिए भी कह रहा हूं कि जब अपने ऊपर आती है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर फिक्स की जाती है तो हमें बचना है। रोलिंग स्टॉक के डिफेक्ट निकाल दिए गए, लेकिन हमको ट्रैक रीडिंग पढ़नी नहीं आती, तो हम क्यों, हम भी तो देखेंगे ना अपने डिफेंस। जो हमें चार्जशीट मिलेगी उसका डिफेंस लिखेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए ट्रैक रीडिंग क्या थी। या अगर हम कहीं पर ज्वाइंट नोट में शामिल है, कहीं पे किसी एक्सीडेंट साइट पर, जैसे मारवाड़ जंक्शन है, मारवाड़ जंक्शन में अगर एक्सीडेंट हो जाए तो वहां पे जेई है, तो जेई इंचार्ज जो है उसको साइन करने पड़ेंगे जो ज्वाइंट नोट बनेगा। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कहते हैं कि मैं ट्रैक रीडिंग से बच जाऊं। और 33-34 साल जो आप नौकरी करोगे उसमें कब ये आपके माथे आ जाए, इसलिए ट्रैक रीडिंग की अपने को बेसिक जानकारी हो। ठीक है, आगे अब मोटा मोटा मैंने बता दिया ट्रैक के बारे में। ठीक, अब जो मैंने बात कही सीएलआई की, सीएलआई का ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका एक एनविल ये फिक्स है, ये एनविल इसका फिक्स है, और दूसरा एनविल जो है वो ये एडजस्टेबल है। ठीक है, तो जब हम गेज नापने जाते हैं ट्रैक पे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फिक्स वाला है उसको लगाएंगे, और ये दूरी जो इसकी ये दूरी है ये 14 mm, क्योंकि रेल में जो गोलाई होती है कॉर्नर पर 13 mm की होती है, तो हमें जो गेज यहाँ पे मेजर करना है वो 14 mm नीचे मेजर करना। तो गेज उस तरह से डिजाइन है ये, हम इसको फिक्स वाले को लगाएंगे और जाके ये स्प्रिंग लोडेड है और इसको छोड़ देंगे, ये फिक्स हो जाएगा। इससे यहां से टाइट करेंगे, जो रीडिंग आएगी वो यहां पे आएगी। ये रीडिंग अगर आप देखो इसमें ये रेड ये शो करता है, रेड में जो एमएम के निशान है वो शो करता है कि गेज हमारा टाइट है, और जो व्हाइट में है वो प्लस बताता है, और बिल्कुल 0 पे आए तो गेज हमारा करेक्ट। ठीक है,
इसी के ऊपर स्पिरिट लेवल ये हिलाना, इसके ऊपर ये हमने गैस के ऊपर रख दिया, ट्रैक के ऊपर, यहां पे हम स्पिरिट लेवल रखते हैं और स्पिरिट लेवल जिधर चढ़ता है, बबल जिधर जाता है, उधर की रेल लो। ठीक है, ये हमने यहां पर स्पिरिट लेवल रखा। ये स्पिरिट लेवल है। ठीक है, इस स्पिरिट लेवल को हम यहां पे रखते हैं। मान लिया ये स्पिरिट लेवल है, हमने इसको यहाँ पे रखा, जिधर हमारा बबल जाता है उधर की रेल लो होती है। जो बबल का लास्ट निशान है उसको अपन मान लेते हैं कितने mm लो है। हाँ, आपको करना क्या है, आपको तो बबल बीच में लाना है, बबल को बीच में लाना है। ये इस तरह का नहीं होता, वहां पे इधर टेपर होता है, इधर टेपर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपको तो उसको ये कहना है कि ठीक से लगा, सही नहीं लगा, आपको नहीं लगाना है। ये मेजरमेंट करने का तरीका बताया जा रहा है कि हम स्पिरिट लेवल को इधर रखेंगे और बबल को मिडिल में करेंगे। जिसको अगर इधर चढ़ रहा है, अगर इधर पेपर होता है, इधर चढ़ रहा है, तो उस निशान तक हम देख लेते हैं कितना है, और इधर चढ़ रहा है